हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम लोग 26 लेक्चर में स्टडी करेंगे बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बॉन्डिंग के बारे में कई प्रकार के थ्योरी दिए गए थे। सबसे पहला जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो स्विस के रहने वाले थे, उसका नाम था अल्फ्रेड वार्नर। उसके बाद फिर भी इस थ्योरी में कई प्रकार की प्रॉब्लम्स रह गए थे, लिमिटेशन रह गए थे, कई प्रकार खामियां रह गए थे। उसको दूर करने के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी दिया गया, क्रिस्टल फिलिगेन थ्योरी दिया गया, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी दिया गया। लेकिन हम लोग सिर्फ पढ़ना है यहाँ पे, एक वार्नर थ्योरी पढ़ना है, एक वीवीटी पढ़ना है, एक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, आज वार्नर थ्योरी को देखते हैं, क्योंकि वार्नर सबसे पहला वैज्ञानिक था जिसने कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पर बहुत ही ज़्यादा वर्क किया था। कई प्रकार कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाए थे, उसमें उसने कई थ्योरीज, उसमें कई अपना थ्योरीज रखा। इसलिए वार्नर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फादर भी कहा जाता है। तो थोड़ा सा पहले वार्नर के पास चलो, तब फिर हम लोग चलेंगे, ठीक है। वार्नर, जिसका पूरा नाम था अल्फ्रेड वार्नर, कहाँ के रहने वाले थे? स्विस के रहने वाले थे, स्विस केमिस्ट है ना। और इसका जो जन्म हुआ था 1866 में हुआ था और डेथ जो हुआ था 1919 में हुआ था, ठीक है। तो कुछ पॉइंट लिख लेते हैं इसके बारे में। कॉल्ड वार्नर, ठीक है। वार्नर कॉल्ड फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन, फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हिंदी वाले बच्चे तेज लिख लेंगे बाबू। वार्नर को उप सहसंयोजक यौगिक का पितामह कहा जाता है। वार्नर was first to say about bonding nature, ऑप्टिकल एक्टिविटी बताया हूँ मैंने, एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। हिंदी वाले बच्चों लिख लेंगे बाबू। वार्नर ने सबसे पहले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में उप सहसंयोजक यौगिक में आबंध, बॉन्डिंग मतलब आबंध आबंध के प्रकृति ध्रुवन सक्रियता एवं उप सहसंयोजक यौगिक के संरचना के बारे में बताया था। और इतने सारे इम्पोर्टेंट वर्क के लिए वार्नर को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित भी किया गया था, ठीक है। तो बॉन्डिंग में हम लोग देख रहे हैं, तो सबसे पहले वार्नर थ्योरी देख लो। वार्नर थ्योरी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड के बच्चों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन कर दे, वार्नर की थ्योरी को लिखें, वार्नर की मान्यता को लिखें, तो इसको जाकर लिख देना, ठीक है। वार्नर थ्योरी, वार्नर का सिद्धांत, मेन postulates are
फॉलोइंग, है ना। मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं, मुख्य अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ओके बाबू। अकॉर्डिंग टू वार्नर, according to Warner, coordination compound has two types of valencies, बैलेंसेज बोले तो बॉन्ड्स। ओके, वार्नर ने कहा कि किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो प्रकार के बैलेंसेज हुआ करते हैं, बॉन्ड हुआ करते हैं। ठीक है, तो हिंदी वाले बच्चे लिखोगे बाबू, वार्नर के अनुसार उपसह संयोजक यौगिक में दो प्रकार के संयोजकता या आबंध, दो प्रकार के संयोजकता या आबंध होते हैं। ओके बाबू, कौन कौन है उसको देखना है। ए में है सेकेंडरी वैलेंसीज, प्राथमिक संयोजकता, प्राथमिक संयोजकता, और दूसरा जो है वो प्राइमरी वैलेंसीज, द्वितीय संयोजकता। ओके, देखो समझने की कोशिश करो। चलो मैंने COCl3 6 मॉलिक्यूल NH3, है ना। वार्नर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को इसी प्रकार से रिप्रेजेंट किया करते थे, और जो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया है, ख्याल कर मैंने बताया था कि कहीं देखो इसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर कितना, अमोनिया का 0, एक Cl का -1 था, तीनों कितना -3 होता, तो इसका कितना +3। मैंने बताया था कि अगर कोबाल्ट का कहीं ऑक्सीडेशन में +3 दिखता हो तो उसमें उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता बाबू, 6 हुआ करता है। जो पहले ऐसा दिखाया जाता था, इसी को अब ऐसे दिखाया जाता है, CONH3 नहीं क्या Cl3। अब हम लोग ऐसे दिखाते हैं। देखो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो कोऑर्डिनेशन में कितना 6 हो गया, है ना। इसका जो स्ट्रक्चर दिखाऊं, चूँकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ऑक्टाहेड्रल होगा, और ऑक्टाहेड्रल होंगे तो आप स्ट्रक्चर तो जानते हैं, ये सब क्या होंगे, अमोनिया होगा। मैं प्राइमरी और सेकेंडरी को अच्छी तरह से बताना चाह रहा हूँ। बच गया 3 Cl, इस 3 Cl को डॉट लाइन से दिखाया। लगता है दो प्रकार का मैंने बॉन्ड दिखा दिया। अमोनिया को एक थिक लाइन से, मोटी लाइन से दिखाया, और जो क्लोरीन थे उसको क्या किया, डॉट लाइन से दिखाया। समझना बाबू। तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलेंगे, सेकेंडरी वैलेंसी जो बोलते हैं ना, सेकेंडरी वैलेंसी को थिक लाइन से दिखाया था। देखो यहाँ पे पहले समझ लो, हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी किसको बोलते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है। तो यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन है बाबू, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 जब है तो वहाँ पे लिगेंड के रूप में कौन है, अमोनिया है। तो सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर को दिखाती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, जो यहाँ पर अमोनिया है देखो थिक लाइन से दिखाया गया है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसको थिक लाइन से दिखाया जाता है, मोटा लाइन से दिखाया जाता है। अगर इस कंपाउंड को वाटर में डाल दो, ये टूट के अलग हो जाएगा, ये टूट के अलग हो जाएगा, लेकिन क्या अमोनिया टूट के अलग होता है क्या, नहीं होता। दैट मीन्स
जो सेकेंडरी वैलेंसी जो कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती थी, इसको कि थिक लाइन से दिखाते हो, वो कभी भी आयन में परिवर्तित नहीं होता है। आयन में परिवर्तित नहीं होता है। और साथ ही साथ मैंने बताया था, जब हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेर पढ़े थे, है ना, खास करके स्टीरियो पढ़े थे, तो स्टीरियो में बताए थे कि लिगेंड का स्पेस में अरेंजमेंट होने के कारण उसका डिफरेंट शेप बनता है। तो लिगेंड जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर को बताएगी, तो ये स्पेस में अरेंज कर जाएंगे डिफरेंट एक डायरेक्शन में। डायरेक्शन में अरेंज होने के कारण क्या होगा, उसका एक शेप बनेगा, टेट्राहेड्रल हो, स्क्वायर प्लेनर हो, है ना। इसका मतलब ये हो गया सेकेंडरी वैलेंसी क्या होते हैं, डायरेक्शनल हुआ करता है। ओके बाबू, तो देखो यहाँ पे, तो मैंने कहा कि सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है। ये क्या होते हैं, ये डायरेक्शन होने के साथ साथ क्या होते हैं, स्पेस में अरेंजमेंट को बताती है। इसे थिक लाइन से दिखाया जाता है। लिख दूँ, चलो सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में। तो पहला मैं लिख रहा हूँ सेकेंडरी वैलेंसी, जिनमें से थिक लाइन वाला, मोटा लाइन वाला क्या बताएगा बाबू, सेकेंडरी वैलेंसी को बताएगा। तो पहला पॉइंट लिखो, इट रिप्रेजेंट्स coordination number and it is fixed for an element। ओके बाबू, सेकेंडरी वैलेंसी क्या बताती है, कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, और किसी एलिमेंट के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं, फिक्स्ड हुआ करते हैं। मैं लिख दूंगा अभी यहाँ पर, ठीक है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, या कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब समन्वय संख्या, या कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है तथा या किसी एलिमेंट के लिए फिक्स्ड होती है। किसी में एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल में देता हूँ आपको। अगर एग्जाम में पूछ दे तो एग्जांपल लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जांपल मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि उससे हमारी क्वेश्चन बने। हालांकि इस एग्जांपल को मैं आपको बता चुका हूँ कहाँ पे, जब इस प्रकार के डबल कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाले जो कंपाउंड थे, इसका जब हम लोग नाम कर रहे थे, ठीक है। देखो एग्जांपल में मैंने बताया था कि कहीं पे क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, ओके बाबू, आयरन +2 में या +3 में मिले, कोबाल्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, प्लेटिनम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट कहीं भी मिलता हो, तो यहाँ पे हमेशा इसका ऑक्सीडेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बाबू, 6 होता है, ठीक है। प्लेटिनम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिले, 4 में हो तो 6 और 2 में मिले, है ना। कॉपर +2 में मिले, प्लेटिनम +2 में मिले, जिंक +2 में मिले, कैडमियम +2 में मिले और मरकरी +2 में मिले। तो इस कंडीशन में हमेशा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बाबू, हमेशा +4 बार करता है, याद रखना, ठीक है। कॉपर +1 में मिले, +2 में मिले तो कितना 4, +1 में मिले, ठीक है। सिल्वर +1 में मिले, गोल्ड +1 में मिले, तो वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, हमेशा 2 होता है, ठीक है, याद रखना। मैंने बताया था अभी कि कोऑर्डिनेशन नंबर सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, और कोऑर्डिनेशन नंबर एलिमेंट के लिए हमेशा फिक्स्ड होती है। दैट मीन्स अगर क्रोमियम एलिमेंट है, ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6 होगा। ये सब एलिमेंट अगर इस स्टेट में हो तो 6 होगा, ये सब एलिमेंट इस स्टेट में तो 4 होगा, ये सब एलिमेंट इस स्टेट में तो कितना होगा, 2 होगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट देखो, फिक्स तो हो गया, क्या ये टूट के बाहर होंगे, क्या नहीं होगा, डायरेक्शनल हुआ करता है। ये तो कंपाउंड था, COCl3 6NH3, है ना बाबू। तो कितना यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर 3 है, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो, कोबाल्ट 3 हो
तो कोऑर्डिनेशन में कितना होगा, 6 होगा। तो देखो इसको बना लो, CONH3 का होल 6 Cl3, है ना। अब क्वेश्चन ये आती होगी, सर आप ऐसा ही क्यों लिखे, आप ऐसा भी तो लिख सकते थे ना, NH3 3 अमोनिया को लिखते, 3 क्लोरीन को लिखते और 3 अमोनिया को हम लोग क्या करते, बाहर कर देते, तो भी तो होता ना कोऑर्डिनेशन नंबर 6। नहीं लिख सकते आप ऐसा, क्योंकि काउंटर आयन या तो कैटायन होता है या तो एनायन होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल कभी नहीं हुआ करता, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते। ठीक है बाबू, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट। ये जो लिखा हुआ था उसी का ये स्ट्रक्चर बना हुआ था। देखो अगर पानी में डालोगे, पहला तो मैंने कहा कि डायरेक्शनल हुआ करता है। डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि स्पेस में अरेंजमेंट होगा, अरेंजमेंट होगा तो ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल बताती है। साथ ही साथ वाटर में डालोगे टूट कर बाहर नहीं होगा, मतलब नॉन आयोनाइजेबल होगा, और इसे किसको थिक लाइन से दिखाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it is represented by thick line। इसे मोटी लकीर से दिखाते हैं, मोटी लकीर से दिखाया जाता है। ठीक है, इसे मोटी लकीर या थिक लाइन बोलो, मोटी लकीर से दिखाई जाती है। ओके बाबू, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, डायरेक्शनल हुआ करता है। इट इज डायरेक्शनल, अगर डायरेक्शनल होगा तो क्या होगा, स्पेस में अरेंजमेंट होगा, और क्या बताएगा, ऑप्टिकल एस्टिमेट को बताएगा, है ना। इट इज डायरेक्शनल एंड शोज स्पेशियल अरेंजमेंट। ओके बाबू, या दैशिक, दैशिक मतलब दिशा वाला, दैशिक तथा होती है, तथा दिक स्थान, स्पेस मतलब दिक स्थान, दिक स्थान व्यवस्था, व्यवस्था मतलब सजावट, व्यवस्था को बताती है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, और ये नॉन आयोनाइजेबल होता है, टूट कर कभी भी ये बाहर नहीं होगा। इट इज नॉन आयोनाइजेबल या अनआयनित होती है, ये आयन को नहीं बनाएगा, है ना। इट इज नॉन आयनाइजेबल। ओके बाबू, चलो जरा प्राइमरी वैलेंसी के पास पहुंचो। बी नंबर, प्राइमरी वैलेंसी, प्राथमिक संयोजकता। ओके बाबू, एक कंपाउंड था, ओके, ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 होंगे। इसी को आप ऐसा लिख सकते हो, Cl3 बार हो गया। ओके, देखो वाटर में डालो, वाटर में डालोगे तो ये टूट के बाहर हो जाएंगे, और टूट के क्या होंगे बाबू, CONH3 का होल 6, सेकेंडरी वैलेंस से टूट के बाहर नहीं हुआ, और जो टूट के बाहर हुआ 3Cl-, इसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी जो टूट के बाहर हो जाती है प्राइमरी वैलेंसी, दैट मीन्स इसे प्राइमरी वैलेंसी कौन से बाबू, Cl- आयन है। प्राइमरी वैलेंसी में कौन है, क्लोराइड आयन है, नंबर कितना 3 है। ठीक है, आयनाइजेबल है, आयन में टूट के बाहर हो गई है। अब देखो जो आयन में टूट के बाहर होते हैं उसको क्या करते हैं, डॉट लाइन से दिखाया जाता है ना। और मैंने बताया था
जब ऑप्टिकल आइसोमर पढ़ रहे थे या फिर हम लोग जब आइसोमर पढ़ रहे थे, देखो उस आइसोमर में स्टीरियो में खास करके वहाँ पे जो ये लिगेंड है, ये लिगेंड का स्पेशल एलिमेंट होता था, उसी का इम्पोर्टेंस था। ये जो काउंटर आयन था उसका कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। इसका मतलब ये हुआ, ये आइसोमेरिक में भाग नहीं लेता, इसका मतलब ये हो गया ये नॉन डायरेक्शनल हुआ करते हैं। देखो हमने क्या कहा कि प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होते हैं, हमेशा नेगेटिव आयन होते हैं। नेगेटिव आयन जब भी होगा नेगेटिव आयन होगा, हमेशा नेगेटिव आयन होते हैं। इसे डॉट लाइन से दिखाया जाता है और ये क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल हुआ करता है। ठीक है बाबू, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। डॉटेड लाइन, इसे डॉटेड लाइन से डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, दिखाया जाता है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बाबू क्या होते हैं, ये हमेशा नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करती है। इट इज ऑलवेज represented by नेगेटिव आयन। यह हमेशा क्या होते हैं, नेगेटिव आयन को रिप्रेजेंट करती है। यह हमेशा नेगेटिव आयन को दिखाती है। और साथ में क्या होता है बाबू, ये आयनाइजेबल होते हैं, है ना, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इट इज नॉन डायरेक्शनल या दिशाहीन। क्या बाबू, दिशाहीन या औदेशिक का दो, दिशाहीन होती है। ओके, और क्या होता है बाबू, आयन में टूट जाती है। इट इज आयोनाइजेबल या आयनित होती है। ओके, और एक पॉइंट जहाँ से कि हमारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, प्राइमरी वैलेंसी साल्ट के सॉल्यूशन से रिएक्शन करके सिंपल साल्ट बनाती है। क्या है मैं बताऊंगा, इससे आपके क्या बनेंगे, क्वेश्चन बनेंगे, कई क्वेश्चंस बनेंगे। इट गिव्स सिंपल साल्ट विथ रिएक्शन ऑफ विथ साल्ट सॉल्यूशन। जब साल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन कराओगे तो ये क्या देती है बाबू, सिंपल साल्ट देती है। ठीक है, इट गिव्स सिंपल साल्ट विथ साल्ट सॉल्यूशन। यह साल्ट सॉल्यूशन से क्या करती है, सिंपल साल्ट को देती है। जैसे देखो, जैसे बाबू COCl3 6NH3 है ना, COCl3 5NH3, COCl3 4NH3। ओके, सब में ऑक्सीडेशन में कोबाल्ट का कितना 3 है। और मैंने बताया कि अगर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन 3 हो तो उसका कॉन्डेंसेशन में कितना होता है वो 6 होता है। तो आप इसे अरेंज कर लो, CONH3 का होल 6 लगता है आपको, इसे बाहर करना पड़ेगा। और इसमें 5 मॉलिक्यूल अमोनिया है, तो 6 कॉन्डेंसेशन बनाने के लिए आपको एक Cl को अंदर रखना पड़ेगा, Cl2 है ना। इसमें देखो अमोनिया कितने हैं, 4 है। अब चूँकि कॉन्डेंसेशन में 6 बनाना है, इसके 2 को बाहर रखना, अंदर रखना पड़ेगा।
और एक को क्या करना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा। COCl3 3NH3 है ना। कोऑर्डिनेशन में ऑक्सीडेशन में कितना 3 है, CONH3 का होल 3 और तीनों Cl को बाहर रखना पड़ेगा, अंदर करना पड़ेगा। देखो बाबू, वाटर में डालोगे, ये आपके पास 3 Cl- को निकालेगी। वाटर में डालोगे, ये 2 Cl- को निकालेगा। वाटर में डालोगे ये मात्र Cl- को निकालेगा, और वाटर में डालोगे कोई Cl- को नहीं निकालेगा, है ना। ख्याल कर, जब मैं आयनाइजेशन आंसर में बताया था, वहाँ टेस्ट बताया था कि सल्फेट आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को डाल के। क्लोराइड हेलाइड आयन का टेस्ट, क्लोराइड आयन का टेस्ट कैसे करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से करते हैं ना। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को अगर क्लोराइड आयन में डालोगे, जिसमें कोई सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, वो वाइट प्रेसिपिटेट देती है। ब्रोमाइड आयन येलो प्रेसिपिटेट देती है। मैं सब बताया हूँ, ठीक है। देखो, जब इस सॉल्यूशन में सिल्वर नाइट्रेट को डालोगे, एक्सेस में डालोगे, तो 3 मॉलिक्यूल इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करके 3 मोल AgCl बनाएगा, ठीक है। एक्सेस में लिए हैं तो इसके 3 आ जाएंगे, एक्सेस है भाई। जब इसमें डालोगे, इस कंपाउंड में डालोगे सिल्वर नाइट्रेट को, तो क्या करेंगे, 2 Cl क्या करेंगे, 2 Ag से रिएक्शन करके वाइट प्रेसिपिटेट देगा, 2 मोल AgCl। जब इसमें डालोगे बाबू, इस कंपाउंड में डालोगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन को, तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 मॉलिक्यूल AgCl बनाएंगे। और जब इसमें डालोगे सिल्वर नाइट्रेट को, यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं करेगा। देखो, सब सिंपल साल्ट बना रहा है। तो प्राइमरी वैलेंसी साल्ट के सॉल्यूशन से अभिक्रिया करके सिंपल साल्ट को बनाती है। मतलब प्राइमरी वैलेंसी जिसमें होगा वो सिंपल साल्ट के साथ रिएक्शन करके वो सिंपल साल्ट बनाएगा, और जिसमें प्राइमरी वैलेंसी नहीं होगा वो रिएक्शन नहीं करेगा। इससे एडवांटेज कहाँ मिलेगा, आपको कई क्वेश्चन इससे बनेंगे, ठीक है। देखो बाबू, अगर ये क्वेश्चन कर दे वार्नर थ्योरी क्या है, वार्नर के पोस्टुलेट को लिखें, तो मैंने जो आपको बताया कि वार्नर के अनुसार 2 प्रकार के वैलेंसी हुआ करते हैं, सेकेंडरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसी कोऑर्डिनेशन नंबर को बताती है, ये नॉन आयनाइजेबल होती है, ये डायरेक्शनल होते हैं, और ये क्या होती है, इसे थिक लाइन से दिखाया जाता है, ठीक है। और प्राइमरी वैलेंसी क्या होते हैं बाबू, ये आयनाइजेबल होते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल हुआ करते हैं, इसे डॉटेड लाइन से दिखाया जाता है, और ये रिएक्शन करके क्या होते हैं, सिंपल साल्ट बनाती है। तो इस पॉइंट को सिर्फ लिखना है, आपको एग्जाम्पल लिखने की आवश्यकता नहीं है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया ताकि आपके क्वेश्चंस बन जाए, क्वेश्चंस को बनने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बताया। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन करती है, हालांकि संभावना है करने की, क्योंकि वार्नर थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। तो इसको आप तैयार करके रखोगे। ये जो मैंने ये बताया, इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे, और उस क्वेश्चन को मैं क्या करूँगा, नेक्स्ट क्लास में कराऊँगा, ठीक है। तो इन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास NCERT में भी दिया हुआ है, उससे कई बार नीट भी क्वेश्चन कर चुकी है, MC भी क्वेश्चन कर चुकी है। तो उन सब क्वेश्चन को बाबू मैं क्या कराता हूँ, आपको नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। तब तक आप इससे क्या करें, पूरी तरह से तैयार करके रखें, और फिर से मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए RK सैन की तरफ से प्यारे प्यारे से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।